बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, नहीं होगी कोई बात नहीं। कभी कभी ऐसा होता है सुबह सुबह आपका दिल नहीं कर रहा होता कुछ भी करने का और आपका मूड भी ख़राब हो सकता है, लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी, कोई बात नहीं। ये इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और ये रूटीन का ऐसा होता है। कभी कभी हम भी ह्यूमन है, हमारा भी नहीं दिल कर रहा होता कुछ करने का, बट स्टिल वी हैव टू मेक श्योर कि अपना काम अगर जो हम कर रहे हैं वो ध्यान से करें, फोकस होकर करें। यही आपके लिए अच्छा होता है पूरा दिन अच्छा गुजारने के लिए। अच्छा जी, आपको पता है धरना जारी है जी जमात इस्लामी का। IPP से मुआहदों के हवाले से, महंगी बिजली की बात की जाए, तनख्वाहदार तबके के हवाले से बात की जाए तो उसके इजाफी टैक्सेस के हवाले से रावलपिंडी में जो जमात इस्लामी है उसका धरना जारी है, जबकि कराची में गवर्नर हाउस के बाहर भी धरना दे दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने कहा है कि हुकूमत ने हमारे सारे मुतालबात ना माने तो धरनों का सिलसिला खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक जाएगा। वज़ीर आज़म को अवाम के गुस्से से बचना है तो अवामी मुतालबात को मानना होगा, वरना धरना तहरीक उनकी वजारत उज़्मा ही ना ले डूबे। दूसरी जानब जी कल बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा है कि 9 मई से मुतल्लिक फ़ौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और इसमें ना कोई तब्दीली आई है और ना ही कोई तब्दीली आएगी। जबकि दूसरी तरफ सवाबी में जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक जलसा किया और इस मौके पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है जी कि इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान उन्होंने साथ साथ किया है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस्लामाबाद में जलसे के लिए NOC जारी किया जाए, जगह दी जाए, और अगर NOC की इजाज़त के बावजूद इजाज़त ना दी गई तो D चौक पर जलसा होगा। ये क्या सूरत हाल है जी। और उसके साथ साथ जमात इस्लामी के धरने को लेके जो 10 निकाती एजेंडा है, जो मुतालबात हैं जमात इस्लामी के, वो अवामी मुतालबात हैं, अवाम से रिलेटेड है और उस पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है और उनकी कहाँ तक बातचीत पहुँची है। चूँकि जमात इस्लामी ने इस बार अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना किए गए तो ये जो एहतजाज है धरने में तब्दील हो जाएगा और प्रॉपर तहरीक होगी और फिर वही बात है कि पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज की कॉल दी जाएगी। हमारे साथ लियाकत बलोच साहब है, नाइब अमीर है जमात इस्लामी के, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने गुड मॉर्निंग पब्लिक में हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो धरने के हवाले से हम बात कर रहे हैं और जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि जमात इस्लामी ने इस बार जो रोड के ऊपर अपने सपोर्टर्स को इंगेज किया है वो अवामी मुतालबात को लेकर किया है, जिसमें आपने जो 10 मुतालबात रखे हैं, कहाँ तक मामलात पहुँचे हैं जी इस धरने को लेकर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, ये 10 नुकात आपने कहे हैं जो हमने तहरीरी तौर पर मुज़ाकराती कमेटी में किए हैं, वो 7 नुकात हैं। ठीक है, लेकिन अब आप देखते हैं कि हमारे मुज़ाकरात के तो 2 राउंड हो गए हैं, लेकिन चीज़ों को तस्लीम भी कर लिया गया है। अब हीले बहाने से हुकूमत पेशरफ्त भी कर रही है, आज खुद ऐलानात भी कर रही है, लेकिन उसमें इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं है कि भी जो मुज़ाकरात में बैठ के चीज़ें तय पाएँ और धरने के जो मुतालबात हैं उसके मुताबिक उसी बुनियाद पर उनको हल करने की तरफ आगे बढ़े। लेकिन ज़ाहिर है हम तो कोई क्रेडिट लेने के चक्कर में नहीं आए। ये अवामी एजेंडा है, अवामी धरना है कि अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। लोग बिजली के बिल नहीं अदा कर सकते, पेट्रोल की कीमत नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है और जो तनख्वाहदार तबका है उस पर टैक्सों का अज़ाफ़ी बोझ एक जानलेवा बन रहा है। फिर जो अशराफिया और इंतज़ामी अखराजात हैं, याशियाँ हैं, अब अवाम उसके ख़िलाफ़ नफ़रत से भरे पड़े हैं। इसी तरह सनत है, तजारत है, एक्सपोर्ट है, ज़राअत है, इस पे भी जो नारवा टैक्सेस हैं उसकी वजह से ये पूरा पहिया जाम है। सबसे बड़ा मसला तो बन गया है कि जो IPPs का है और उसके बारे में अब एक टास्क फोर्स तो बना दी गई है। ये भी अब डिस्कशन हुई थी। पहले तो ये समझते थे कि बात ही नहीं हो सकती, अब ये बातचीत आगे बढ़ी है। तो मैं समझता हूँ कि अब हुकूमत को समझना चाहिए कि भाई पूरा मुल्क जो है कि वो एहतजाज, लॉन्ग मार्च और धरनों के दाने पे खड़ा है, लेकिन आवाम को जो सियासी मसाइल हैं, आइनी या पार्लिमानी कशमकश है, उससे इतनी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन इस धरने के साथ आम आदमी की जो दिलचस्पी वाबस्ता हुई है वो उनके ज़ाती मसाइल हैं। वो ख़वातीन हैं, तबका हैं, नौजवान हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, सब के लिए पूरी ज़िंदगी एक मुश्किल तरीन
चीजें बना दी गई। इसलिए मैं समझता हूँ कि भी अगर हुकूमत आवाम को माशी मसाइल पे, इक्तसादी मसाइल पे रिलीफ देती है, जिसमें एक एक घर तक ये बात रिलीफ की सूरत में पहुंचती है, तो इसका भला और फायदा जो है वो हुकूमत को ही होगा। और हम फिर सियासी इस्तेहकाम की तरफ भी आगे बढ़ सकते हैं और सियासी महाज पर, कौमी डायलॉग के लिए भी और कौमी तरजीहात पर, कौमी इत्तफाक पर इकट्ठा करने की भी एक जद्दोजहद कर सकते हैं। लेकिन अगर अवाम और हुकूमत के दरमियान फासला होगा, अवाम और हुकूमत के दरमियान नफरतें बढ़ती रहेंगी, तो मुल्क गैर मुस्तहकम होगा। इसलिए जो इक्तसादी और माशी मसाइल हैं, आप देखें बांग्लादेश में एक इशू पड़ा हुआ, हुकूमत ने वहाँ जिद पर हटगर्मी की, अदालत ने भी इक़दामात इंटरिम रिलीफ दिया, लेकिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। कोई हुक्मरान तो वहाँ समझ रहे थे कि भी वो इंतखाब जीत कर अब अवाम के मालिक बन बैठे हैं, लेकिन जब अवाम सड़कों पर निकल आए और वो लावा पट गया, तो आपने देखा कि उसी शेख मुजीब के खानदान के साथ दूसरी मर्तबा लोगों ने क्या हशर किया। इसलिए इर्द गिर्द के हालात को भी, मुल्क के हालात को भी हुक्मरानों को पेश नजर रखना चाहिए। मुज़ाकरात के, डायलॉग के दरवाजे ना सियासत में बंद होने चाहिए, ना अवामी मसाइल पर बंद होने चाहिए, और डायलॉग का रास्ता ही मुल्क के लिए एक खैर का रास्ता हो। बिल्कुल, आपने डायलॉग के रास्ते के हवाले से बात की है लियाकत साहब, जिस तरह से आप ख़ुद भी कह रहे हैं कि आप लोगों ने जब अपने मुतालबात जो 7 तहरीरी तौर पे आपने मुतालबा दिए हैं, जो अवामी नुक्ता नज़र से इम्पोर्टेंट हैं आपके मुताबिक, आपके मुताबिक जी हुकूमत की जानिब से कुछ फ्लेक्सिबिलिटी शो की गई है और मामलात आगे बढ़े हैं। लेकिन कल हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के हवाले से भी उनकी स्टेटमेंट हम देख रहे थे कि उन्होंने कहा जी कि IPP से जो मुआहिदा करने वालों के असासे जो हैं उनको फ्रीज़ किया जाए, मुंजमद किया जाए। ये IPPs का मामला बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर जब पहले भी आवाज़ उठती है मुख्तलिफ हलकों की जानिब से, तो इस पर कोई खातिर खा इकदाम नहीं किए जाते। आप लोग कितने होपफुल हैं कि ये जो आपके मुज़ाकरात हुकूमत से हुए हैं या दूसरा राउंड जो हुआ है, इसके बाद IPPs के मामले को सीरियस लिया जाएगा, क्योंकि सबके स्टेक्स तो इसमें इन्वॉल्व हैं कहीं ना कहीं। हुकूमत ने आज खुद एक राब्ता किया था कि भाई हम मुज़ाकरात चाहते हैं जी। मोहसिन नकवी साहब का फ़ोन आया, तारड़ साहब का फ़ोन आया और बाकी लोगों का, और मैंने कहा कि भी अगर आप इसमें संजीदा हैं तो इधर धरने के स्टेज पर आ जाएं, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से मिलें। वो तशरीफ ले आए, हमने उनका एहतराम किया और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने मुज़ाकरात के लिए मेरी सरबराही में एक कमेटी बना दी जी। फिर हमारा पहला राउंड हुआ, उसमें हमने जितने भी अपना चार्टर था, डिमांड था, उसको पूरे तरीके से फ्रेम किया, मुतय्यन किया, उसके लिए दलाइल की। उन्होंने इस चीज़ से इत्तेफाक किया कि भाई ये तो ऐसे मसाइल हैं जिसका हल होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि हम इसके लिए एक अपनी टेक्निकल कमेटी बनाएं। फिर मुझे उन्होंने कहा कि हमने टेक्निकल कमेटी नोटिफाई कर दी है, तो आपके भी टेक्निकल लोग उनके साथ बैठे। हमने कहा ये कमेटी ना कहें, जब आपकी एक कमेटी है, हमारी कमेटी है, हम बैठ जाते हैं, दोबारा बैठ जाते हैं, आपके भी टेक्निकल अफराद हों, हमारे भी हों, अब इस पे बात कर लें। इस पर जब हमारी तफसीली बात हुई, उस पर बिल आखिर इत्तफाक हुआ कि इन मसाइल का हल मौजूद है। फिस्कल पोजीशन ख़राब ज़रूर है, लेकिन इसमें रिलीफ का रास्ता निकल सकता है। लेकिन ये फैसला तो अब वज़ीर आज़म और हुकूमत की सतह का है। जहाँ तक IPPs का मामला है, ये समझा जा रहा था कि ये पता नहीं कौन सा ऐसा खुफिया और ऐसा मामला है कि जिस पर बात नहीं हो सकती, लेकिन अब तो चीज़ें यहाँ हो गई कि 52% मलकियत हुकूमत की अपनी है और 23% जो है कि वो चाइना की CPEC के जरिए प्रोजेक्ट्स की है और 25% वो लोग हैं कि जो पाकिस्तान के सनतकार हैं, इसके मालिक। अब एक ऐसा मुआहदा जो नाक़िस है, नाकारा है, और अब तक की जैसे ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी रिपोर्ट दी है और IMF ने भी डायरेक्शन दी है कि इस पे नजरसानी कर, अब पब्लिक की भी डिमांड है कि इस पे नजरसानी होनी चाहिए। अब बिजली पैदावार करना जरूरी है, लेकिन बिजली की जो पैदावार की असल लागत है वही होनी चाहिए, और बिजली चोरी का, लाइन लॉसेस का या दीगर जो चीजें हैं, मुफ्तखोरी है, उसका आम आदमी पर क्यों अफेक्ट होना चाहिए, जिससे हर घर में परेशानी पैदा हो।
इसलिए हमारे इन सारे नुकात पर इत्तफाक किया और मैं खैर मकदम करता हूँ कि भी वज़ीर आज़म ने एक टास्क फोर्स तो नोटिफाई कर दी और 1 महीने के लिए TORs के साथ उनको एक मुतय्यन वक्त भी दिया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि महज टास्क फोर्स बना देने से नहीं, जी। अगर हुकूमत दिल हो और हुकूमत के अंदर ये हिम्मत हो कि नहीं भाई अब ये मुल्क के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, कैपेसिटी भी नहीं है। अब आप एक मिसाल देखें, 2100 अरब रुपए हुकूमत ने इस साल कैपेसिटी का अदा करना है ठीक है। और उससे अगले साल जो है कि 2900 के लगभग अरब रुपए जो है कि हुकूमत ने अदा करना है। ठीक है। आप प्राइवेट सेक्टर में भी निजी पावर जनरेशन यूनिट्स हैं, उनकी कीमत लगा तो 2150 अरब रुपए बनती है। ठीक है। अगर हुकूमत की उसी पूरी लागत के साथ ये खुद खरीद ले और वो कैपेसिटी चार्ज से अपने आप को आज़ाद कर ले, ठीक है। पावर जनरेशन भी बढ़ेगी ये तो और वो आवाम की जरूरत। लियाकत साहब, ये तो आप वो बात कर रहे हैं जो हुकूमत करे तब इंटरेस्ट है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि ऐसे मामलात में कमेटीज जब बनाई जाती हैं तो फिर वो बज़ाहिर तौर पर या फॉर द टाइम बिंग वो चीज़ें वाइंड अप तो हो जाती हैं, जैसे एहतजाज है, धरना है, लेकिन फॉर द लॉन्गर रन इम्प्लीमेंटेशंस के बड़े मसाइल आते हैं और फिर वही सियासी जमातें दोबारा से एहतजाज करती हैं जी कि पिछले धरने के टाइम पे वादा किया गया था और पूरा नहीं किया गया। तो अगर ये मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तो फिर जमात इस्लामी की अगली स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखें, हमारी स्ट्रेटजी तो वाज़ेह है कि भी धरना हमारा पार्टी एजेंडा नहीं है, हमारे पार्टी मफादात नहीं है। हम कोई अपने मुकदमात के खात्मे या अपनी तफ्तीशों या नैब के किसी बोझ से अपने आप को आज़ाद नहीं कराना चाहते। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक साफ सुथरे किरदार के साथ और अवामी मसाइल के जज्बे के साथ यहाँ आए हैं। ठीक है। तो इसलिए हुकूमत को इस चीज़ को पेश नज़र रखना चाहिए कि ये हमारा कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है, ये कोई सियासी खेल, ये वाक़यतन लोगों के हकीकी मसाइल हैं। अगर इस पर तवज्जो न की गई, मुल्क अनारकी की तरफ जाएगा, फसाद की तरफ जाएगा। ठीक है। अब ये एक महीने के बिल तो लोग अपने घरों की चीज़ें बेच के अदा कर रहे हैं, अगले महीने उससे अगले महीने पे ये कौम क्या करेगी, ये लोग क्या करेंगे? इसलिए हमारा मौक़िफ़ यही है कि इनको संभालो, वगरना कराची करना शुरू हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा में भी होगा। अब ज़ाहिर है कि मरी रोड पर हम एक लामहदूद वक्त तक तो नहीं बैठ सकते, बिल्कुल। और लोगों की भी बात जब इतनी बड़ी मौजूद हैं तो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने ऐलान किया है कि हम 7 या 8 तारीख को इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है हुकूमत का कि भी वो इसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है, उसके मुताबिक फिर आप अपनी मजीद स्ट्रैटेजी का तयन करेंगे। 7 या 8 अगस्त को कहा जा रहा है अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की तरफ से कि जी वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, तो कि फिर आपकी स्ट्रैटेजी यही होगी कि मुल्क भर में एहतजाज हमें देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच लियाकत बलोच साहब, बहुत शुक्रिया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच हमारे साथ मौजूद थे, धरने के हवाले से बात कर रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए जी। आलमी मंजरनामे के हवाले से बात करेंगे तो कल बांग्लादेश में जी सिविल नाफरमानी की तहरीक के नतीजे में मुल्क की सबसे तवील अरसे तक वज़ीर आज़म रहने वाली हसीना वाजिद बिलाखिर मुस्ताफ़ी हो गई। बढ़ते हुए अवामी दबाव के हवाले से बात की जाए, एहतजाज के बाद शेख हसीना वाजिद ने इस्तीफ़ा दे दिया और अपनी बहन शेख रेहाना के हमरा खुसूसी तैयारे में भारत रवाना हो गई और बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक हसीना वाजिद को भारत में रिहाइश देने का फैसला सामने आया है। जबकि एहतजाज करने वाली जो तलबा तहरीक की रहनुमा है नाहिद इस्लाम, उन्होंने मुल्क में जो फौजी हुकूमत है उसको कबूल करने से इनकार करके अपनी तजावीज़ पेश कर दी हैं। उनका कहना है कि मुल्क में अगर अबूरी हुकूमत बनानी है तो उसका खाका हम देंगे। बांग्लादेश की जी सूरत हाल क्या रुख इख्तियार करेगी, इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ अमरीकी और इसराइल ओहदेदारों की जानिब से किए गए जो दावे जिसके मुताबिक कल इसराइल पर जो ईरान के हमले का खदशा था, जिसके पेश नज़र इसराइली वज़ीर आज़म जो नेतन्याहू है उनका ये अहम बयान सामने
आया कि हम एक के बदले 2 हमलों से जवाब देंगे, और अगर हुआ तो, जबकि ऐसा कोई इकदाम ईरान की जानिब से ना किया गया तो वाकई जो इजराइल है उसको ईरान के हमले का ख़तरा था, या फिर अमेरिका इजराइल और ईरान और हमास पर कार्रवाई के लिए बयानियाँ अपना रहा था। इस हवाले से जानने के लिए बात करेंगे जी हमजा रिफ़त हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने हमें इस मौके पर ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये कल बांग्लादेश वाला जो मामला है, दो के इतना ज़्यादा क़यास हम पिछले 2-3 दिनों में देख रहे थे, और उसके बाद कल हसीना वाजिद का बांग्लादेश से चले जाना, फ़रार हो जाना और इस्तीफ़ा दे देना, और वहाँ पर जो अभी हम सारा सिनेरियो देख रहे हैं, क्या रुख इख्तियार करेगी बांग्लादेश की ये सूरत हाल? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से बांग्लादेश की जो सूरत हाल है वो अब स्टूडेंट्स, ये जो स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेशन लीग बनाई थी, जो ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, वो अब डिक्टेट करेंगी कि बांग्लादेश की सूरत हाल किस तरफ इस वक्त जाएगी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शेख हसीना जो उनकी, अगर आप ओवरऑल टेन्योर को अगर आप देखें तो वो एक बहुत बड़ी डिक्टेटर थी। उन्होंने मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया, उन्होंने अपोजिशन को जेल किया, उन्होंने सबसे बड़ी जो हिमाकत की थी वो ये थी कि उन्होंने स्टूडेंट्स के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी थी। जबकि ये बांग्लादेश के गवर्नमेंट के अंदर जो कोटा सिस्टम है उसके अंदर जो रिटायर्ड ऑफिसर्स के बच्चों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही थी बनस्बत आम बांग्लादेशी स्टूडेंट्स के लिए। सो अब ये जो इंटरम सेटअप आया है, जो बांग्लादेश की जो मिलिट्री हुकूमत आई है, उन्होंने कहा तो है कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन जरूर करवाएंगे, पर स्टूडेंट्स, क्योंकि बांग्लादेश की एक हिस्ट्री है, अगर मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश वो है जगह है, या ईस्ट पाकिस्तान वो जगह है जहां पे तहरीके पाकिस्तान शुरू हुई थी, और उसके साथ साथ आप देखें कि उन्होंने खालिदा ज़िया की जो डिक्टेटोरियल किस्म की पॉलिसीज थी उनको भी ख़त्म किया था, क्योंकि जाहिर बात है खालिदा ज़िया जो है, उनके जो वालिद साहब थे ज़ियाउर रहमान, वो एक डिक्टेटर थे। तो शेख हसीना का ये जो, या शेख हसीना वाजिद का जो ये एक डिक्टेटोरियल किस्म की जो पॉलिसीज थी, जो क्रैकडाउन था, उसको स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी तरीके से नहीं लिया। इस वक्त बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, क्योंकि आपने इंट्रो में कहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इस मिलिट्री हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत जो है वो बनेगी बांग्लादेश की, तो वो इस बुनियाद के ऊपर बनेगी कि स्टूडेंट्स और यूथ में से जो नुमाइंदे होंगे वो जब इलेक्ट होकर आएंगे, वो एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट बनेगी, तब जाके बांग्लादेश की एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनेगा उसकी आवाम के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ को देखना कि अब जो है अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी है। अब स्टूडेंट्स के जो तहरीक है और जो मिलिट्री गवर्नमेंट जो इंटरम हुकूमत बनाई है उसके दरमियान क्लैश होने का बहुत ज़्यादा खदशा है। बिल्कुल ठीक है, आप क्लैश के हवाले से बात करें, लेकिन जिस तरह से कल हमने बांग्लादेश से आने वाले जो विजुअल्स देखे, जिसमें ढाका समेत पूरे जगह पर जो मुल्क है उसके अंदर जश्न भी मनाया गया, टैंक्स पे चढ़ के हमने देखा लोगों ने क्या किया, उसके अलावा शेख मुजीब के म्यूज़ियम पे हमला किया गया, मुजस्मा तोड़ा गया, अवामी लीग का जो सदर है उस सदर का जो दफ्तर है उसको जलाया गया। ये सारी चीज़ें जो क्यास हमने देखा कल, दो के जिस तरह आपने खुद कहा कि उनके जो हसीना वाजिद साहिबा उनके जिस तरह के दौर में जिस तरह से उन्होंने फैसले लिए थे, या जिस तरह से उन्होंने डिक्टेटरशिप को उस डिक्टेट किया था अवाम को, उसका जो रिटेलिएशन है वो बहुत वर्स्ट तरीके से हमें कल नज़र आई है। और ये जो मनाजिर हम आपको भी अपनी टीवी स्क्रीन्स पे भी दिखा रहे हैं, विजुअल्स हैं जो कि बहुत हॉरिफाइंग है। हमजा रिफ़त साहब, नहीं, बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग ज़रूर है, बट ये बांग्लादेश की आवाम को, मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तानी आवाम को भी खराज तहसीन पेश करना चाहिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ टेकअवेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा जब अरब स्प्रिंग हुआ था लिबिया के अंदर, मिस्र के अंदर और जो है शाम के अंदर, अरब स्प्रिंग के खिलाफ भी, खैर शाम के अंदर तो बशार अल असद ने तो क्रैकडाउन कर लिया था और वो अभी भी स्टैंड कर रहे हैं शाम के अंदर, बट सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अरब स्प्रिंग के बाद भी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी फैल चुकी थी कि किस किस्म की हुकूमत अब बनेगी, क्या मिलिट्री जो है अपने पावर्स को सीड करेगी, क्या टाइम पे इलेक्शंस होंगे। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त बांग्लादेश को, अभी तो जुबिलेशन है, जाहिर बात है बहुत ज़्यादा लोग खुश हैं कि शेख हसीना से फाइनली, और ये वो वज़ीर आज़म हैं जो काफ़ी तवील अरसे से बांग्लादेश को रूल कर रही हैं, तो ये आवाम के लिए बहुत ज्यादा रिलीफ जरूर है, पर क्या किस किस्म की जो अनसर्टेनिटी है उसको किस तरह से प्ले आउट करेगी ये जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो अपोजिशन पार्टी है BNP की, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है खालिदा ज़िया की, वो इसके ऊपर किस तरह रिएक्ट करती है, क्योंकि जाहिर बात है उनके खिलाफ भी करप्शन केसेस थे। तो अभी ये जो अनसर्टेनिटी को नेविगेट करना ये बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा। जुबिलेशन जरूर है, पर मुझे अभी भी लगता है कि मिलिट्री गवर्नमेंट जो उनकी इंटरम गवर्नमेंट है उनका एक ट्रस्ट डेफिसिट है जरूर स्टूडेंट्स के साथ।
ठीक हो गया। अब दूसरी जानिब हसीना वाजिद भारत पहुंच गई हैं और बरतानिया में उनको पनाह मिलने तक वो भारत में ही रहेंगी। फ़ौज ने इस्तीफ़े के लिए चूँकि उनको 45 मिनट दिए थे, वो अपनी तकरीर भी रिकॉर्ड कराना चाहती थी लेकिन वो भी नहीं वो करा पाई हैं। सो ये जो मुज़ाकरात भी कर रही है वहाँ की मिलिट्री मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से, जिसमें हम खालिदा ज़िया की रिहाई के हवाले से भी बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर है भारत में उनका जाना, पनाह लेना और उसके बाद बरतानिया तक उनका नए, सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड भी हैं। क्या समझते हैं? डेफिनेटली है। आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी ने जब ढाका के अंदर काफ़ी साल पहले जब वो गए थे तो उन्होंने कहा था कि हमने बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ाद किया था, और शेख हसीना ने इस स्टेटमेंट को बहुत अच्छी तरीके से लिया था और उन्होंने कहा था कि जी डेफिनेटली इंडिया के किरदार को, जो मुख्ती बाहिनी जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो इंडिया ने सपोर्ट किया था, रॉ ने जो सपोर्ट किया था उस वक्त इंदिरा गांधी की हुकूमत के अंदर, वो शेख हसीना ने ये कहा कि ये इंडिया के रोल को हम बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं और इसकी वजह से हम लोग आज़ाद हुए। तो इंडिया हमेशा से एक डिस्ट्रप्टर के रोल के तौर पे आया है साउथ एशिया के अंदर, चाहे वो श्रीलंका के अंदर और पाकिस्तान में। आपको पता है कि बलोच डिसिडेंट्स को जिस तरह से वो सपोर्ट दे रहा है वो हम सबको पता है। तो ये जो है सारी इस वजह से इंटरलिंक्ड है कि शेख हसीना का ये कहना है क्योंकि वो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं और उनकी जो पार्टी है अवामी नेशनल पार्टी जो है, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आज़ादी ली और ये मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, जीडीपी ग्रोथ रेट बांग्लादेश का बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, हालांकि इनकम इनक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। बांग्लादेश में आज भी बहुत लोग गरीब हैं, मतलब 60% उनकी पॉपुलेशन जो है वो इंटरनेशनल लेवल जो है पॉवर्टी लाइन का उससे काफ़ी कम तौर पे वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको ये एक प्रोटेस्ट आपको नज़र आया, नज़र आया कि अनएम्प्लॉयमेंट का भी एक एंगल आ गया था बीच में। पर भारत का ये इसको शेख हसीना वाजिद को सपोर्ट देने का मतलब यही है कि वो चाहता है कि बांग्लादेश की जो इंटरनल सियासत है और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको बांग्लादेशी अवाम रिजेक्ट कर चुकी है शेख हसीना की, उसको दोबारा इम्पोज किया जाए। और ये एक इंडिया का हमेशा से एक रोल जरूर रहा है। बरतानिया के अंदर जारी बात है क्योंकि खालिदा ज़िया को यही कहा जाता है कि वो जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री रेजीम्स रह चुकी हैं उनकी सपोर्टर हैं और वो एक इस्लामिस्ट हैं और वो इस्लाम नाफिज करना चाहती है बांग्लादेश के अंदर। इसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इंडिया के अंदर या बरतानिया के अंदर बनस्बत शेख हसीना की। पर वो पनाह ले सकती हैं, डायलॉग हो सकता है, बातचीत की जा सकती है कि भारत के किरदार को भी बहुत ज़्यादा स्केप्टिसिज्म की नज़र से बांग्लादेश और बांग्लादेश की अवाम जो है ना वो देखती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि भारत कुछ कर सकेगा, उनकी कोशिश जरूर होगी कि जो प्रोटेस्ट है जो उसका नतीजा निकला है उसको स्क्रटल किया जाए, पर इस वक्त तो शेख हसीना को सिर्फ पनाह ही मिल सकती है, सिर्फ पनाह ही मिल सकती है। दूसरी जानिब जब हम दूसरी साइड पे जाते हैं तो जो हमने अमेरिका, इजराइल और इस वक्त जो हम मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स देख रहे हैं ईरान के मामले को लेकर, क्या आपको ये किस तरफ जाती हुई सूरत हाल नजर आ रही है हमजा? देखिए, ईरान की अगर आप सदर को देखें इस वक्त तो प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी जो उनके प्रेडिसेसर थे वो उतने ही ज़्यादा हार्ड लाइन हैं। उन्होंने ये कहा है कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, जिसको अमेरिका ने, बरतानिया और कुछ और मुल्कों ने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करा दिया, उनकी सिंपथीज भी उनके साथ है। सो ईरान की एक हार्ड लाइन पॉलिसी है और वो होनी भी चाहिए क्योंकि तेहरान के अंदर हमास के जो सीनियर लीडर इस्माइल हनिया का खुलेआम कत्ल हुआ, उनकी असैसिनेशन हुई और मोसाद ने ही ये इस असैसिनेशन को किया। हालांकि इजरायली इस चीज़ को डिनाई करते हैं पर प्लॉजिबल डिनाइबिलिटी जरूर है। अब ये सिचुएशन ऐसी है कि अगर आप एंथनी ब्लिंकन की स्टेटमेंट को देखें जो इस वक्त G7 समिट के अंदर उन्होंने दी है, उन्होंने कहा है कि काफी हद तक खदशा है कि हिजबुल्लाह और ईरान कोऑर्डिनेट करके इजराइल के ऊपर अटैक्स कर सकते हैं। पर ये थोड़ा सा फार फेच थॉट इस वजह से क्योंकि अगर आप ईरानियन पोजीशन को देखें, ईरान ये कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि मिडिल ईस्ट के अंदर डिस्कॉर्ड हो, पर इजराइल को पनिश करना, जो ये मोसाद ने असैसिनेशन को किया है, इजराइल को पनिश करना एक बुनियादी तौर पर ईरान की एक जिम्मेदारी है। तो इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, हम ये डेफिनेटिवली तौर पर नहीं कह सकते कि ईरान अटैक करेगा, पर उनकी जो प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, कुछ और शिया मिलिशियाज हैं जो इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर ऑपरेट कर रही हैं और हमास को ऑब्वियसली ईरान को एक सपोर्ट है, वहां से अटैक आने का ज्यादा खदशा है बनिस्बत इसके कि डायरेक्टली ईरान अटैक करे। क्योंकि जाहिर बात है ईरान की हार्डलाइन पॉलिसीज हैं, उनकी एक हार्डलाइन हुकूमत है, सैंक्शंस भी उनके ऊपर लग चुकी है, उनके खिलाफ एक स्केप्टिसिज्म जरूर है, ऑल्दो ईरान को ये ज्यादा कवर मिल चुका है क्योंकि सऊदी अरब के साथ उनकी रिप्रोचमा हो चुकी है। दूसरा, चीन ने जो हमास और बाकी जो फैक्शंस है, जो फलस्तीनी अथॉरिटी है बीजिंग के अंदर जो टॉक्स किए कि एक कोalition गवर्नमेंट बनाया जाए, उससे पैलेस्टीनियन यूनिटी के अंदर ज्यादा एक आप कह सकते हैं कि फुकियत मिल चुकी है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ईरान का डायरेक्ट अटैक करना जो है वो शायद पॉसिबिलिटी नहीं है। ये जरूर है कि
हिजबुल्लाह के थ्रू और ईरान जितना पैसे दे रहा है हिजबुल्लाह को, उसके थ्रू गोलान हाइट्स के ऊपर और इसराइल के ऊपर काफ़ी हद तक अटैक्स हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड हैं। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच हमजा फॉर जॉइनिंग अस। हमजा रिफत हमारे साथ मौजूद थे जी, इंटरनेशनल जो एरिना पे खबरें उसके हवाले से अपना तज्जिया दे रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब जिस टॉपिक के हवाले से बात करें, आपको पता है कि बारिशें होती हैं तो बहुत ज़्यादा पानी होता है, और अभी हालिया होने वाली बारिशों में हमने देखा है कि किस तरह से स्ट्रगल किया है लोगों ने। रोड्स के ऊपर पानी था, दूर दराज इलाकों की बात कीजिए जहाँ पर मुख्तलिफ हम मुल्क भर में बारिशों का जिक्र कर रहे हैं। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो वहाँ पर जो बारिश का पानी है उससे ज़ाहिर नदी नालों में तग़यानी आई है, राबते मुनक़ते हुए हैं, उसके साथ साथ फसलें तबाह हुई हैं, बहुत सारे ऐसे इशूज़ हुए हैं। पंजाब हुकूमत ने जी बारिश के पानी से निमटने का हल निकाला है, और पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि शहर के जो तमाम पार्क्स हैं, सरकारी पार्क्स हैं, उनके लेवल को कम किया जाएगा ताकि बारिश का पानी सड़कों की बजाय उन पार्क्स में चला जाए। ये जो हल है ये किस हद तक कारामद है, और क्या इससे अर्बन फ्लडिंग का जो खदशा हम जाहिर करते हैं बार बार और इसकी वार्निंग्स भी आती हैं उस पर कोई असरअंदाज होगा ये स्ट्रैटेजी? इसके लिए हम ज़रा ओपिनियन ले लेते हैं। हमारे साथ मंसूरुल हसन साहब मौजूद हैं, इंजीनियर हैं, कंसल्टेंट हैं। इनसे ज़रा हम इस हवाले से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, कैसे आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि इस अहम टॉपिक पे आपने मुझे बुलाया और इस पे बात करने का मौका दिया। तो ये जो इशू है ये कोई बहुत बड़ा इशू तो नहीं है, लेकिन जिस तरह ये प्रॉब्लम आई है, लाहौर को बेसिकली कहा जाता है बागों का शहर। अगर हम इस बागों के शहर को तालाबों का शहर बनाना चाहते हैं तो ये तो मुनासिब नहीं है। अच्छा सॉरी, मैं अपना सवाल इनको ताकि आप उस पॉइंट ऑफ से बता दें। देखिए, अगर ये जो स्ट्रैटेजी है क्या ये इतनी कारामद है, क्योंकि ऑलरेडी हम ग्रीनरी, प्लांटेशन, इन सारी चीज़ों को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, और सबसे बढ़कर एक वही चीज़ है पार्क्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं और बच्चे या फैमिलीज़ के लिए इंटरटेनमेंट है। वहाँ पर भी अगर हम इस तरह की स्ट्रैटेजी अपना के वहाँ बारिश के पानी को उस तरह से करेंगे तो वो तो तबाह हो जाएंगे। देखिए, उसका हल ये है कि अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसको 1 से 4 फुट तक डिगिंग करके एक्सकेवेशन करके इसका लेवल लो करेंगे और पानी को यहाँ छोड़ेंगे, तो उससे क्या होगा, एक तो आपकी कॉस्ट जो है आपको बहुत ज़्यादा आएगी प्रोजेक्ट की, दूसरा आपकी खूबसूरती, वो पार्क जो है तालाब का मंजर पेश करेंगे, उससे आपके पार्क ख़त्म हो जाएंगे। उसके अलावा आपकी मेडिकल इशू, डिजीज़ वगैरह पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका PHO को चाहिए कि प्रोफेशनल लोगों से रब्ता करें, प्रोफेशनल लोगों को, कंसल्टेंट को बुलाएं और इसका प्रॉपर सलूशन किया जाए। बारिश जो होती है बेसिकली ये अल्लाह ताला की रहमत है, लेकिन हम इसको अपनी गलत प्लानिंग की वजह से जहमत बना दिया। अब बाहर देखें, मिडल ईस्ट में दुबई है, कतर है, सारा हमने डेवलप किया, तो शहर का एक लेवल सेट किया जाता है, वो लेवल मेंटेन रखा जाता है ताकि ये चीज़ें ना हों। लेकिन लाहौर शहर की बदकिस्मती है कि हमने इस शहर का लेवल डिस्टर्ब कर दिया। इस शहर की रोड्स जो हैं हमने बहुत हाई कर दिए और इर्द गिर्द के एरिया जो हैं वो बहुत डाउन कर दिए। जैसे आपका मुल्तान रोड है, उसके इर्द गिर्द जितनी आबादी है, आज़म गार्डन है, वो तालाब का मंजर पेश करते हैं। इसी तरह आपके हॉस्पिटल्स हैं, सिविल हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है, जो बहुत डाउन है, वो सारा पानी बेसिकली वहाँ चला जाता है। अब यही स्ट्रेटजी अगर हम पार्कों के साथ करेंगे कि पार्क का लेवल डाउन कर देंगे तो वो सारा पानी उधर चला जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे सलूशन हैं ताकि इस अल्लाह की रहमत को और इस मीठे पानी को हम सेव करें और इसको हम पीने के लिए, प्लांटिंग के लिए, इरिगेशन के लिए यूज़ करें। अभी तक जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि आप इस पानी को सीवरेज के पानी से मिक्स कर देते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है हमारी आने वाली नस्लों के लिए कि हम वो पानी जो अल्लाह ताला की एक नेमत है, मीठा पानी है, इसको सीवरेज के पानी के साथ मिक्स करके ज़ाया कर देते हैं। अच्छा, अब इसका सलूशन क्या है मंसूर साहब? जिस तरह से हमने पहले देखा था कि पहले चाहे बहुत बड़े बड़े पार्क्स हैं, रेस कोर्स पार्क है, जिलानी पार्क जिसकी हम बात करें, वाटर टैंक्स अंडरग्राउंड बनाए गए थे जिन्हें हम रिजर्वाइज कहते हैं, वहाँ पर पानी को स्टोर किया जा रहा था और ये इंटरनेशनली एक चीज़ प्रैक्टिस की जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली उस तरह की प्लानिंग की बजाय हम पार्क्स का अगर लेवल डाउन कर रहे हैं, सो इसका ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? क्या ऐसी सोल्यूशंस हैं जिसको हम इसकी बजाय ये इख्तियार करें तो शायद हमारे ये जो अर्बन फ्लडिंग या पानी खड़े होने के मसाइल कम हो जाए? अच्छा, इसका इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूँ कि जैसे हम पानी
ज़मीन से निकालते हैं, अगर हम इसी स्ट्रेटजी को रिवर्स कर दें, बारिश के पानी को रिवर्स करके ग्राउंड लेवल तक ले जाएं, मुख्तलिफ चैनल्स बना के, जैसे अब पंपिंग स्टेशंस हैं आपके वासा के हैं मुख्तलिफ, उनके थ्रू या मुख्तलिफ एरियाज़ में जहाँ पे लोकेशन आप सेलेक्ट कर लें कि जहाँ जहाँ पानी है, उसको अंडर वाटर के साथ मिक्स कर दिया जाए पानी को। वो पानी दोबारा आपका लेवल भी अप हो जाएगा और उस लेवल से आप इसको यूटिलाइज़, और लाहौर में काफ़ी पानी का लेवल आपको पता है नीचे चला गया होगा, तो इस बारिश के पानी को ज़मीन के अंदर दोबारा भेज दिया जाए। ठीक है। एक सोल्यूशन ये है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप इसकी प्रॉपर लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें। इसके प्रॉपर जो है एक टनल, हमने इनको पहले भी कहा था कि आप इस पानी को सीवरेज में ना मिक्स करें, इसका एक प्रॉपर रूट और चैनल बनाएं जिसको हम यूटिलाइज़ करके मुख्तलिफ स्टोरेज, इवन आप इसको रावी में फेंक सकते हैं और उसको इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मुख्तलिफ कैनाल, स्मॉल चैनल सिस्टम बनाया जाए, पूरा रीडिज़ाइन किया जाए और इसको हम कहीं ले जाएं और इसको एग्रीकल्चर, पीने के लिए, प्लांटिंग के लिए मुख्तलिफ जगहों तक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको वेस्ट ना करें सीवरेज के साथ। दूसरा एक है कि हम अपने शहर को, जो हमारी गलत प्लानिंग की वजह से इसका लेवल डिस्टर्ब कर दिया है, हर जगह का लेवल डिफरेंट है। इवन आपके DHA, गुलबर्ग, हर जगह पे पानी के मसाइल शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हमने उस सिटी का एक स्टैंडर्ड, मैंने कहा ना पहले कि एक लेवल डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। उस लेवल को डिस्टर्ब नहीं किया जाता, ठीक है। जो हमने कर दिया है। अब उस लेवल को आहिस्ता आहिस्ता हम दोबारा उसी लेवल पे लाएं, सारा इक्वल किया जाए और इस पानी को मुख्तलिफ तरीक़ों से हम स्टोर करें और इसको यूटिलाइज़ करें फॉर प्लांटिंग, इरिगेशन। जैसे मिडल इसमें यूज़ किया जाता है, सीवरेज का जितना पानी है इवन वो यूटिलाइज़ किया जाता है प्लांटिंग के लिए। ठीक है। तो हम तो इतना अच्छा मीठा पानी वेस्ट कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे आइडियाज़ होने चाहिए और ये बड़े अच्छे आइडियाज़ आप दे रहे हैं कि जिस तरह से हम पानी को ज़मीन में पानी निकालते हैं, उसी तरह अगर इस प्रोसेस को रिवर्स किया जाए तो बहुत बेहतर हो जाएगा। थैंक यू भाई मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया जी। इस हवाले से हम बात कर रहे थे, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। वैसे तो मैं क्रिकेट के अलावा जब भी, मैं हमेशा कहती हूँ किसी भी स्पोर्ट्स के हवाले से बात करती हूँ मुझे बहुत खुशी होती है, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं मुश्किलात या चैलेंजेस का शिकार रहते हैं। और सबसे पहले मैं फ़ुटबॉल की बात करूँगी। फ़ुटबॉल दुनिया में सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला खेल है और देखते भी हैं लोग, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है फ़ुटबॉल की। मगर पाकिस्तान में ये खेल, इसको बहुत सारे चैलेंजेस हैं, इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जो कि मेरे ख्याल से आज जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं उनसे ही हम जानेंगे कि क्या वजूहात हैं कि आज तक हम फुटबॉल को लेकर या इंटरनेशनली हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है, जो कि अब काफ़ी अरसे बाद बेहतर हुई है, क्यों ना होने के बराबर थी, बल्कि डोमेस्टिक लीग्स की बात करेंगे क्यों है, और क्लब और डिपार्टमेंट लेवल पर फ़ुटबॉल को फ़रोग देना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहां पूरी दुनिया इस खेल को फॉलो कर रही है, खेल रही है, इसकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। इसके अलावा पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन इस हवाले से क्या इक़दाम कर रही है। हमारे साथ हारून मलिक साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन नॉर्मलाइजेशन कमेटी के, और इसके साथ प्रेसिडेंट है PFF के। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया हारून साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो हम फुटबॉल की बात कर रहे हैं, और मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि हम हमेशा क्रिकेट को डिस्कस कर रहे हैं, उसकी लीग्स को डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को लेकर बहुत बड़ी तादाद में ऐसा टैलेंट मौजूद है, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रिकग्निशन हमें फ़ुटबॉल में मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिल पाई है। क्या वजूहात है? देखें जी, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, बट मैं शुरू करूँगा इस बात से कि फ़ुटबॉल फेडरेशन जो है वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने साइन की थी इनटू एग्जिस्टेंस दिसंबर 1947। ओके। तो ऐसा नहीं है कि ये अभी 5 साल 10 साल पहले शुरू हुई है, ये पाकिस्तान के साथ साथ फ़ुटबॉल का भी जर्नी चल रहा है। ठीक है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि इन दी 76 ईयर्स, 77, हमने पहली दफ़ा पिछले साल वर्ल्ड कप क्वालिफायर का एक इवेंट जीता है। सो मैं ये यकीन रखता हूँ कि हमारे जो प्लेयर्स और एथलीट्स हैं उनमें टैलेंट है, उनमें फाइटिंग स्पिरिट है और कैपेबिलिटी है। हमारे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज रहे हैं जिसकी वजह से चीज़ें 7 इयर्स से एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज है। ये कितना बड़ा अलमिया है, ये बहुत बड़ा। और आप इससे देखें, मतलब चलें
पाकिस्तान का नाम, हमारा इंटरनेशनल स्टेज पे खेलना एक अलग बात है, लेकिन कितने लाखों बच्चे जो खेलना चाहते होंगे, जिनकी ड्रीम होगी, उनको मौका नहीं मिला कि वो अपनी टैलेंट और हुनर दिखा सकें। एब्सोल्युटली, यू आर सो राइट। और आपने जिस टैलेंट का जिक्र किया है, हमने लियारी के अंदर देखा है, अपने नॉर्दर्न एरियाज में देखते हैं, इवन बच्चियाँ इतना अच्छा खेलती हैं पाकिस्तान। लेकिन वही बात है कि शायद आप डू यू अग्री कि हमारे यहाँ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, हम उसको इस तरह से शायद सीरियस नहीं ले रहे, क्योंकि फेडरेशन की मौजूदगी तो बहुत सारे स्पोर्ट्स में है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आई थिंक एट द मोस्ट बेसिक लेवल हम अभी भी स्पोर्ट्स को एज एन एक्स्ट्रा एक्टिविटी समझते हैं कि जाओ खेलो थोड़ी देर, फिर कोई काम का काम करो। व्हेयरएज दुनिया भर में स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है, और माशाल्लाह जिस तरह हमारा क्रिकेट है, अगर हम उसी को देखें, उसी से सीखें, तो हमारे कितने हज़ारों लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं स्पोर्ट्स के शोबे में, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने बात की, पूरे पाकिस्तान में फ़ुटबॉल बहुत मकबूल है, और जिस तरह आपने कहा कि वुमेन में, तो मैं आपको बताऊं कि हमारी वुमेन्स टीम 8 साल बाद हमने दोबारा एक्टिव की, एंड लास्ट ईयर उन्होंने फर्स्ट टाइम एवर ओलंपिक क्वालिफायर की एक गेम जीती, जो हमने आज तक नहीं जीती थी। बिल्कुल ठीक है। सऊदी अरेबिया में एक 4 नेशन टूर्नामेंट में दे केम एज रनर्स अप। हमारी जो कैप्टन है, उनका गोल पूरी दुनिया में वायरल हुआ। सो आप बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा, बहुत टैलेंट है। अब हारून साहब, बात ये है कि मेरा इंटरव्यू करने का इत्तेफाक होता रहता है बहुत सारे फुटबॉलर्स को, एंड आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल, जो बच्चे टैलेंट जो इतने नामसाइद हालात के बावजूद खेल रहे हैं और वो डिस्करेज नहीं हो रहे, ये उनका एक क्रेडिट है जो शायद उनको देना चाहिए। बट हमेशा हमने जिस भी प्लेयर से बात की, उसने कंप्लेन की है कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास प्रॉपर ट्रेनिंग सेशंस, या हमारे पास उस तरह के कोचेज़ या अवेलेबिलिटी नहीं है, डाइट उस तरह की नहीं है, हमारे पास उस तरह के सेंटर्स नहीं है, तवज्जो नहीं है। फ़ंड्स का मामला हर प्लेयर का मसला है, क्या क्यों है ऐसा, क्या सिस्टम है, क्या मैकेनिज़्म है जो प्लेयर्स ये कंप्लेन करते हैं जहाँ पे वो इतना खेल रहे हैं, उनमें टैलेंटेड प्लेयर्स हैं? देखिए, इसमें ना देयर आर 2 मुख्तलिफ पहलू हैं। ठीक है। पहले मैं फेडरेशन के हवाले से बात करता हूँ, क्योंकि आई थिंक वो ज़्यादा एक सो एज अ फुटबॉल फेडरेशन हमारे पास फंड्स की कोई कमी नहीं है। दिस आई कैन टेल यू फॉर अ फैक्ट। ओके। पिछले 2 साल में, 2.5 साल में, जितने अरसे से मैं हूँ, हमारे प्लेयर्स की सैलरीज 600 रुपीज़ पर डे से बढ़ के 7,300 रुपीज़ पर डे हमने कर दी। ठीक है। उनको 5 स्टार होटल स्टेज मिलते हैं। ठीक है। उनको डाइटिशियन मिलता है, डाइट मैनेज होती है, चीफ मेडिकल ऑफिसर उनके साथ होता है, उनकी बेसलाइन सेटिंग होती है, उनको हर इक्विपमेंट, हर गियर, हर मेडिकल, शूज़ से लेके एवरीथिंग वी प्रोवाइड टू देम। कैंप्स जब होते हैं मुकाबले से पहले, तो कैंप्स 2 हफ्ते से लेके 1 महीने तक की ड्यूरेशन के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन लास्ट वो कब खेले थे, मुकाबला कौन सा है, एंड सो ऑन। सो आई थिंक ये चेंज जो है, ये पिछले 2 से 2.5 साल में हम देख रहे हैं। ये पहले भी हो सकता था, फॉर वट एवर रीजन्स नहीं होने पाया। अच्छा, जहाँ तक तो ऑफ सीज़न प्लेयर्स की डाइट, प्लेयर्स की प्रोग्रेस, प्लेयर्स की ट्रेनिंग है, ये एक जेन्युइन इशू है जो प्लेयर्स के लिए एक चैलेंज रहता है। क्योंकि हमारे मुल्क में एज सच डाइट का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, एथलीट के डाइट का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है। हम कई दफ़ा देखते हैं कि जी इवन जो हमारे इंटरनेशनल स्टार्स हैं, उनके भी डाइट्स जो हैं वो एक एथलीट वाले शायद नहीं होते। ठीक है। एंड जो तीसरी बात आपने की कोचेज़ की, तो हमारे यहाँ कोचेज़ और रेफरीज़ की शदीद कमी है, जो क्वालिफाइड कोचेज़ और रेफरीज़ हों। तो इस सिलसिले में पिछले 2 साल में हमने कोई 30 के करीब कोर्सेज़ करवाए हैं, कोचिंग के भी, रेफरिंग के भी। और अगर इसी को हम जारी रखें तो 3-4 साल के अंदर अंदर हमारे पास एक अच्छी तादाद कोचेज़ और रेफरीज़ की मौजूद हो सकती है। बट जब तक प्रॉपर कोचिंग नहीं होगी,
आप प्लेयर्स को कैसे उनके players स्किल आप को कैसे- पॉलिश कैसे कर सकते हैं, दैट्स हाँ वेरी जी। इंपॉर्टेंट। अच्छा, हमने जैसे मैं क्रिकेट के एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट एक माशाल्लाह उस तरह का माशाल्लाह, स्पोर्ट है जिस पे हम सब देखते भी हैं, उसकी इम्प्रूवमेंट भी विद द टाइम हमने देखी है। PSL एक वो लीग है जिसको कहते हैं कि जी हमारा बेबी है, जिसको हमने इतना नरिश किया है और अब वो दुनिया भर में दीगर लीग्स को कम्पीट करता है। वाई कांट वी हैव सच लीग्स अबाउट फुटबॉल? हम फुटबॉल रिलेटेड लीग्स को क्यों इतना प्रमोट नहीं कर रहे? बिकॉज हमने देखा है कि दुनिया भर में, इवन पाकिस्तान में, इंटरनेशनल जो फुटबॉल स्टार्स हैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। वाई कांट इंटरनेशनल प्लेयर्स कम टू पाकिस्तान, हमारे बच्चों के साथ, हमारी टीम्स के साथ खेलें, उन्हें ट्रेन करें, एक जो कह लें मोटिवेशन हमारे प्लेयर्स को मिले। और इस हवाले से हमने सुना था कि लीग हो रही है, लेकिन अभी तक उस पर कुछ खास इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। उसकी रीजंस क्या हैं और कब तक एक्सपेक्टेड है? हाँ जी, जिस तरह आपने कहा, क्रिकेट हमारी प्राइड है, मतलब पूरी दुनिया में हम उसके लिए पहचाने भी जाते हैं और उस पर हमें बहुत फ़ख्र है। एब्सोल्युटली। और हमारे प्लेयर्स जो हैं वो ग्लोबल सुपरस्टार्स हैं, सो हमारे पास क्रिकेट से सीखने के लिए बहुत कुछ है। अच्छा, जहाँ तक फुटबॉल लीग का ताल्लुक है, सो जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे कि कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक लेवल पे जिनको सेटअप करना ज़रूरी था। तो हमने पहला वर्ल्ड कप क्वालिफायर जीत लिया है, हमने प्लेयर्स ट्रेन किए हैं, हमने कोचिंग स्काउटिंग पूरे मुल्क भर में की है, एंड नाउ वी आर फाइनली एट अ पोजीशन जहाँ हम लीग की लॉन्च की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसी साल हमारी मेंस की, विमेंस की ओके। और फुटसॉल की 3 लीग्स लॉन्च होंगी। अच्छा। और उससे मुझे उम्मीद है कि ना सिर्फ हमारे फुटबॉल का स्टैंडर्ड बहुत बेहतर होगा, बट हमारे प्लेयर्स के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रॉपर तरीके से जनरेट होगी। ओके, इस साल प्लान है 100%। ओके। हाँ जी। सो क्या उस लीग में हमें इंटरनेशनल स्टार्स या लोग वहाँ यहाँ पर आते हुए नजर आएंगे कि आप लोगों ने इस तरह का कोई प्लान या स्ट्रैटेजी आप जिस पे काम कर रहे हो? बिल्कुल, हम हर टीम में, एंड PSL से ही सीख भी रहे हैं, हम हर टीम में इंटरनेशनल प्लेयर्स भी मौजूद होंगे। ओके। और जो उनका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म होता है पाकिस्तान में ट्रांसफ़र होके आने का, वो भी हमने सारा सेटअप कर लिया है। तो आपको हर टीम में इंटरनेशनल स्टार्स भी नज़र आएंगे। और बल्कि मैं एक अलग बात अगर आपसे शेयर करूं, इस साल हमारे 13 प्लेयर्स पाकिस्तान से इंटरनेशनली खेलने गए हैं। ओह वाओ। बिकॉज अब उन्हें एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ है, उनको लोगों ने देखना शुरू किया उन्हें। तो वी ऑलरेडी हैव 13 प्लेयर्स प्लेइंग इंटरनेशनली। तो मुझे उम्मीद है जब लीग शुरू होगी इंटरनेशनल प्लेयर्स आएंगे भी और हमारे प्लेयर्स को भी मौके मिलेंगे बाहर जाके एंड दैट्स खेलने के। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सपोजर ऑफ आवर बहुत प्लेयर्स। ज़रूरी सो थैंक यू वेरी मच हारून साहब, बहुत It's a शुक्रिया। आई एम ग्लैड कि हम फुटबॉल के हवाले से बात कर रहे हैं और अच्छी खबरें ये है कि इस साल एक्सपेक्टेड यही है कि जो मेंस की लीग है, गर्ल्स की लीग है, ये सब होगा और ये पार्ट ऑफ द प्लान है इस फेडरेशन का। जो प्लेयर्स के कंसर्न्स है, आई होप कि उनको दूर किया जाए, उनको प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए अपने मुल्क से, ताकि उनका जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है वो भी बढ़े, वो प्लेयर्स के साथ खेलें, उनके साथ कम्पीट करें। एंड इट्स वेरी गुड एंड इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी दो कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल लवर्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। सो ये हमने सोचा कि आज फुटबॉल के हवाले से बात कीजिए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। अब ज़रा आपकी सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। योगा, एक्सरसाइज, इन तमाम चीज़ों को अपने शो में कहीं ना कभी डिस्कस करते हैं। सो आई वांट कि आज हम बात करें योगा के हवाले से कि बहुत सारी बीमारियों का क्योर है योगा, जिसमें हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर हो, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेजर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा एग्जॉशन नहीं कर सकते, तो वो योगा के ज़रिए अपने ब्लड प्रेशर को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए ज़ुनैरा खान हमारे साथ मौजूद हैं, योगा एक्सपर्ट हैं। वेलकम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। ज़ुनैरा, आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर, स्पेशली क्योंकि आपको पता होगा ये हमारे सोसाइटी में या हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली एक चीज़ है और सबसे ज़्यादा इसमें आप कह सकते हैं जेनेटिकली ये हमें इनहेरिट होती है। ठीक है। हम में से बहुत से लोग होंगे जिनके पेरेंट्स को होगी या रिश्तेदारों को होगी और हम इससे बहुत फेमिलियर हैं। मैं ख़ुद भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग अब मैंने शुरू की है क्योंकि मेरे अपने फादर की डेथ ब्लड प्रेशर से हुई है
और मेरे चाचा की भी हुई है। तो इसलिए मेरे लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि मैं लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करूं इससे रिलेटेड। ठीक है। सबसे ज़्यादा तो आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारे नौजवान भी लोग कह रहे हैं जो अर्ली 30s में हैं कि हमारे ये पीछे सर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, वॉमिटिंग आती है, जो भी ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स हैं आपको आइडिया होना चाहिए कि आपको ये है कि नहीं है। ठीक है। उसके अलावा इसको जो सबसे ज़्यादा मैंने देखा है कि आप इसे योगा के थ्रू, योगा की एक्सरसाइजेस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। जिसमें आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, बहुत सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर चूँकि इसी की ही एक फॉर्म है जो आगे जाके बढ़ती है। उसमें एक्सरसाइजेज होती हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आप अपनी नर्व्स को काम कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं घर बैठ के। एटलीस्ट आधा पौना घंटा ज़रूर निकालें कि आप बैठें और आप आराम से ये एक्सरसाइजेज करें, इनको प्रैक्टिस करें डेली बेसिस पे, रोज़ाना आधे घंटे के लिए करें, तो एटलीस्ट आप फ्यूचर में बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ज़ुनैरा, आप हमें कुछ एक्सरसाइजेज आज बताएंगी? हाँ जी, मुझे उधर जाना। जी जी, आपको उस तरफ आना पड़ेगा। ओके। और थोड़ा सा आप हमें एक्सरसाइजेज के हवाले से जो आप कह रही हैं कि ब्लड प्रेशर रिलेटेड हैं, कुछ नर्व्स को काम करने के लिए जो भी हैं, वो आप हमें थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट करके बता दें। इसके अंदर मैं क्योंकि ठीक है। जुनैरा अभी कुछ जाकर हमें, क्योंकि ब्लड प्रेशर जिन्होंने कहा कि इनहेरिट होता है, इस तरफ आ जाए जुनैरा, उस तरफ, सॉरी आपके लिए बिल्कुल वो सेट किया हुआ है। हाँ जी। इसमें आपने सिंपल अपने जैसे कहते हैं ना, आप मैट पर बैठ जाएं और आप अपने घर में कहीं भी आपको जगह मिले तो आप आराम से, मेरा तो मशवरा ये है कि अगर आपके घर में गार्डन है तो आप गार्डन में ज़रूर बैठें। ठीक है। और उसके अंदर आप बैठकर आप थोड़ा बहुत सांस ले, जिसके अंदर सांस लेने की जो ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं उसके अंदर ये वाली बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें आप योगा को कंट्रोल कर सकते हैं, सॉरी आप अपने ब्लड प्रेशर वगैरह को कंट्रोल कर सकती हैं। ठीक है। लाइक आपने अपनी एक नॉस्ट्रल के ऊपर हाथ रखना है लेफ़्ट पे और आपने राइट से सांस के अंदर खींचना है, लाइक दिस। ओके। उसके बाद आपने होल्ड करना है सांस को अंदर। अभी तो मैं बोल रही हूँ तो मुझे सांस को बाहर निकालना पड़ रहा है, लेकिन आपने अपने जो सांस है उसको अंदर होल्ड करना है। कितनी देर होल्ड करना है? लाइक 10 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स आपने होल्ड करना है। और आपने उसको होल्ड करने के बाद आपने वहीं से जहाँ से आपने सांस लिया था आपने वहाँ पर हाथ रखना है और दूसरे नॉस्ट्रल से आपने अपना सांस बाहर निकालना है। ठीक है। ये प्रैक्टिस आपने एटलीस्ट दिन में 10 बार ज़रूर करनी है। आपने सांस को जब अंदर लेकर जाना है तो उसमें आपने फील करना है कि आपके अंदर एक सांस जा रहा है, आपके अंदर एक ऑक्सीजन जा रही है। ठीक वो है। ऑक्सीजन जाके आपकी नर्व्स को काम करेगी। उसके अलावा बहुत सी एक्सरसाइजेज हैं जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि आपने अपने जो हेड है वो नीचे जाना चाहिए, जिससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बढ़ती है और आपके जो बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से बहुत सारी जैसे कहते हैं आपकी चीज़ें काम डाउन होती हैं। ठीक है। एक एक्सरसाइज मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए उसमें आपने सीधा बैठना है। सीधा बैठ के आपने बिल्कुल पाँवों को सीधा रख के आपने अपना जो बॉडी है पहले उसको पीछे की तरफ लेकर जाना है और पीछे से आपने सांस पूरा अंदर खींचना है। खींच के आपने नीचे की तरफ जाना है और आपका जो सर है वो यहाँ पर टच करना चाहिए। ठीक है। अगर नहीं भी टच करता, जिस तरह बहुत सारे लोग होते हैं उनका जो सर है वो नहीं टच कर पा रहा और उनको प्रॉब्लम आ रही है करने में, तो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा क्योंकि विद टाइम पोस्चर डेवलप होता है, राइट? और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आती है और दूसरा ये होता है कि आप एकदम से नहीं कर सकते। अभी भी मैं प्रॉपरली योगा ड्रेस में नहीं हूँ शायद, मैंने वैसे कोशिश तो की थी, मगर वो चीज़ आपको सपोर्ट करती है। आपकी ड्रेसिंग होनी चाहिए, आपका स्टेट ऑफ द माइंड वैसे भी होनी चाहिए और सारी चीज़ें होनी चाहिए, स्टेट ऑफ माइंड होनी चाहिए। उसके अंदर सबसे ज़्यादा आपने जो अपनी ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग पे फोकस करना है। आपने सांस अंदर गहरा लेना है लाइक दिस। ठीक है। और आपने और ये कितनी देर करना है जुनैरा?
ये आप होल्ड करें 5 सेकेंड होल्ड कर लें शुरू में। ठीक है। आगे आप 10 सेकेंड्स कर दें। जैसे जैसे आपको लगता है कि आप टाइम बढ़ा सकते हैं और आप कर सकते हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता जाएं आगे। ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं, वो जब आते हैं और वो एक्सरसाइजेस करता देखते हैं ना, तो वो कहते हैं हम क्यों नहीं कर सकते ऐसी एक्सरसाइज। अब ज़ाहिर है बिगनर को एक टाइम चाहिए अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल करने में और अपनी बॉडी को बेंड करने में। इसमें आपने सबसे ज़्यादा वो एक्सरसाइजेज जो आपको काम कर रही हैं, लाइक एक बटरफ्लाई पोज है जिसमें आपने इस तरह करके बैठना है और आपने इस तरह करके बैठकर, सीधा बैठकर आपने ये चीज़ ऐसे पकड़ी हुई है और आपने ये चीज़ करनी है। ओके, इट्स अ बटरफ्लाई पोज। यप, इट इज़ अ बटरफ्लाई पोज। इसमें आप अपनी रिसर्च कर सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ है जो आपको, आपका माइंड किस चीज़ को एक्सेप्ट करे। सम सर्टेन एक्सरसाइज होती हैं कि हर कोई उसे करने में कंफर्टेबल नहीं होता। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं, आप ना करें। अच्छा ज़ुनैरा, व्हाट्स द राइट टाइम टू डू योगा? अब क्या अर्ली मॉर्निंग है, आप अपनी रूटीन के बाद करें, मतलब ऑफिस से आने के बाद कौन सा ऐसा अच्छा टाइम है जिसमें आप योगा पूरी डेडिकेशन के साथ करें? बेस्ट टाइम है सुबह के टाइम। आप सुबह के टाइम करें और खाली पेट होना चाहिए आपका। खाली अगर पेट, आपका अच्छा। लेट्स सपोज, जैसे हाउसवाइफ्स कहती हैं कि हम लोगों ने सुबह बच्चों को भेजना होता है, हमारे पास प्रेशर होता है, तो हाउसवाइफ ज़्यादातर दोपहर को करती हैं। लेकिन आपका पेट एटलीस्ट आपने खाना खाया हो 2-3 घंटे पहले। 3 घंटे से आपका पेट जो है ना वो सिर्फ जिसे कहते हैं खाली होना चाहिए, उसमें सिर्फ आप लिक्विड लिया हुआ, पानी पिया हुआ। ठीक है। तो फिर आपका पेट जब खाली होगा ना और आप ये वाली एक्सरसाइजेस करेंगे, ख़ास तौर पे ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस जिसके अंदर आपने बैठना है, और ये वाली एक्सरसाइज जिसमें आपने सांस लेकर अपना करना है, वो वाली जो भी एक्सरसाइज आप करेंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता उसका अफेक्ट देखना शुरू होंगे। ठीक है। उसका मेंटली तौर पे आपको फील होना शुरू हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता आपकी एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। आपका खुद दिल करेगा कि मैं जिस कॉर्नर में जाके ये करते हुए, क्योंकि मैंने अपनी, अगर मैं टिप दूँ तो मैंने अपने घर में एक कॉर्नर बनाया हुआ है। ठीक है। उस कॉर्नर में मैंने फ्लावर्स से और प्लांट्स से डेकोरेट किया हुआ है इंडोर। ओके। वहाँ जाकर मैं ये सब करती हूँ ताकि उसकी वजह से मुझे जो मेरी कामनेस है, और शायद मुझे भी जो लगता है कि मेरी जो फैमिली के अंदर जीन्स में या मुझे इनहेरिटेडली बीपी है मेरी फैमिली में, तो मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसी जगह में बैठ के करूँगी तो उससे मुझे ज़्यादा आपकी बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। स्पेस बड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए आपको, उससे जो कह रहे हैं ना एक उन्स हो जाता है। जब भी आप कहीं जाते हैं, आप कहीं बैठ के कोई चीज़ कर रहे हैं, आपने एनवायरनमेंट को ठीक रखा हुआ है, तो आपकी जो फिलिएशन होती है उस स्पेस के साथ। इवन आप ये योगा की बात करें, मैंने बहुत सारे घरों में प्रैक्टिस देखी है कि लोगों ने अपनी नमाज के लिए या दीगर चीज़ों की इबादत के लिए उन्होंने कॉर्नर सेट किया होता है, और वहाँ पे जाके जो आपका एक अच्छी एफिलिएशन डेवलप होती है। लोग बहुत प्रेफर करते हैं कि वो उस कॉर्नर में बैठे, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें। सो ये चीज़ें अगर आप अपनी एक्सरसाइज और सारी चीज़ों में करेंगे तो वो एफिलिएशन जो डेवलप होती है विद योर स्पेसेस, इट्स वेरी बहुत से हाउसवाइफ्स होती हैं, वो कहती हैं हमारे पास जगह नहीं है, टाइम नहीं है, तो उनके लिए यही सजेशन है कि कुछ भी नहीं चाहिए, जस्ट लाइक कि आप एक कारपेट के ऊपर ही बैठ जाएं। ठीक है। और जहाँ जगह मिलती है ना शुरू हो जाए। ठीक हो गया। ये मत सोचें कि मुझे स्पेशल कोई कॉर्नर चाहिए, जगह चाहिए। थैंक यू वेरी मच ज़ुनैरा, बहुत शुक्रिया। ज़ुनैरा हमारे साथ मौजूद थी। योगा के हवाले से मैं बता रही थी कितना इंपॉर्टेंट है करना। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। आज का प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे कैप्टन जाहिद, जो कि बहरी जहाज़ के कप्तान हैं। हमने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ देखी। हमने जहाज़ चलाने वाले पायलट की ज़िंदगी भी देखी, हमने गाड़ी चलाने वाले एक ड्राइवर की ज़िंदगी भी देखी, लेकिन हम नहीं जानते कि बहरी जहाज़ चलाने वाले कप्तान की ज़िंदगी कैसी होती है। हर वक्त समंदरी तूफ़ान आने का खौफ, बिपड़ी हुई लहरों की आवाज़ें। आखिर जो जहाज़ चलाता है कैप्टन बहरी जहाज़, वो कैसी उसकी ज़िंदगी होती है, वो कैसे सोचता है, वो कैसे उसके दिन होते हैं, कैसे रात होते हैं, वो कब घर आता है, कब घर से ड्यूटी पर जाता है, ये सारी बातें जो हैं आज हम कैप्टन जाहिद से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है, खैरियत से हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डियर एहतिशाम, थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी। आई एम सो डिलाइटेड कि आज मैं आपके चैनल पर मौजूद हूँ एंड आई एम टॉकिंग टू योर व्यूअर्स। सर, जब से टाइटैनिक का हादसा हुआ है,
हमें पानी की ज़िंदगी से ख़तरनाक कुछ भी नहीं लगता और बहरी जहाज़ का सफ़र तो हमें मौत का सफ़र लगता है। सर, आपने कैप्टन बनने का फ़ैसला कर लिया, फ़ैसला क्यों किया आखिर आपने? इस सवाल का मैं आपको वही जवाब दूंगा जो कि मैं अपनी वालदा को देता था। जब मैं शुरू में मर्चेंट नेवी में आया था तो मेरी वालदा बहुत परेशान रहती थी। नो डाउट जहाज़ का जो एक सफ़र है या जहाज़ का जो एटमॉस्फेयर है, इट इज़ हज़ार्डस और इसमें बहुत सारे चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ता है दिन रात। लेकिन मेरे ख्याल में ये इससे ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है जितना कि आपका रोड के ऊपर गाड़ी चलाना। आप गलत चलाएंगे, बारिश में चलाएंगे, हवा में चलाएंगे, एक्सीडेंट आपका वहाँ पे भी होता है, लोग जान पे वहाँ से भी जाते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक दैट। और यही वजह है कि जहाज़ का कप्तान बनने के लिए आपको कई साल लगते हैं, आप चीज़ें सीखते हुए इस लेवल तक पहुँचते हैं। तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा रिस्क है नहीं। और बाकी ये कि इंशाल्लाह दिलजमी से लग रहे हैं, इतने सालों से, इतनी सदियों से लोग जहाज़ चलाते हुए आ रहे हैं, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कोई भी चला सकता है। सर, बहरी जहाज़ का कैप्टन जिस पर अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों का ज़िम्मा होता है, सर जब वो जहाज़ चला रहा होता है उसके क्या एहसासात क्या होते हैं? देखिए, सेफ्टी ऑफ वेसल, सेफ्टी ऑफ कार्गो, सेफ्टी ऑफ क्रू, ये तीन एहसासात ऐसे हैं जिनसे आप कभी भी अपनी जान नहीं छुड़ा सकते और ना आपको छुड़ानी चाहिए। एज अ कैप्टन ये तीन चीज़ें हर फैसला करते हुए आपके जहन में सबसे पहले आती हैं कि यार मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारे लोग हो रहे हैं। कोई बीमार हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो उसको बेचारे को कितना सफ़र करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स इन तीन चीज़ों के ऊपर आप कभी भी जेपरडाइज नहीं करते और एहसासात सबसे बड़े यही होते हैं कि इन तीन चीज़ों को आपने कभी भी निगलेक्ट नहीं करना। सर, एक तरफ समंदर की बिखरी हुई लहरें और दूसरी तरफ हमा वक्त समंदरी तूफान आने का खौफ। सर, कभी मौत को भी करीब से देखा आपने? वेल, दैट इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं इसका जवाब सिर्फ ये दे सकता हूँ कि कई दफ़ा हमें ठीक ठाक ख़तरनाक समंदर का सामना करना पड़ा और लग ऐसा रहा था कि जितनी बड़ी वेव्स हमें मिल रही हैं या कुछ ना कुछ तो आज तबाही मचाएंगी। वन वॉज, आई थिंक काफ़ी साल पहले की बात है कि एक तूफ़ान आया हुआ था साउथ चाइना सी में, उसका नाम था हाइपर जॉय। एक दफ़ा वो थी कहानी। एक दफ़ा नॉर्थ सी में थे हम लोग और नॉर्थ सी में जहाज़ का बाव अंदर घुस रहा था और निकल रहा था। इतना बड़ा जहाज़ था लेकिन उसके बावजूद लहरें जो है वो टॉस कर रही थी जहाज़ को पोर्ट से स्टारबोर्ड और स्टारबोर्ड से पोर्ट। और एक दफ़ा मैं बहुत जूनियर था और अगेन साउथ चाइना सी ही था और जहाज़ तो ऐसे ही जा रहा था जैसे जलेबी बनी हुई होती है। इट वॉज टू रफ। तो बाकी ये है कि ऐसे मौक़ों पर अल्लाह बड़े बड़े लोगों को याद आ जाता है। लेकिन दोज वर 3 एक्सपीरियंसेस कि जिन्होंने आपको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बना दिया कि नहीं, इंशाल्लाह फिक्र ना करो, अल्लाह खैर है, जब अल्लाह खैर करेगा, जस्ट डू द राइट थिंग एंड कीप गोइंग। तो मैं यही 3 एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो शेयर कर सकता हूँ। सर, हम नहीं जानते कि बहरी जहाज़ का क्या माहौल होता है, बहरी जहाज़ में कितना स्टाफ होता है और उस स्टाफ की हमा वक्त क्या क्या ड्यूटियाँ होती हैं। सर, ये भी बताएं कि बहरी जहाज़ में कितना स्टाफ काम करता है हमा वक्त? बहरी जहाज़ में हमेशा 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक होता है इंजन डिपार्टमेंट, एक होता है डेक डिपार्टमेंट। डेक डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है चीफ ऑफिसर, इंजन डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता है चीफ इंजीनियर। इंजन डिपार्टमेंट से आपको खुद ही समझ में आ गई होगी कि जितनी भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, मेन इंजन, जनरेटर, बॉयलर, वो सब AC वेसी सब उन्होंने देखने हैं। डेक पे आपका कार्गो हो गया, मेंटेनेंस हो गई, डेक की सारी डेक की इक्विपमेंट्स हो गए, आपका कार्गो वर्क हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव काम हो गया, सारा का सारा वो चीफ ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। इवन जो गैली है, खाना जो जहाँ पे बन रहा होता है, यानी कि उसमें चीफ कुक आ गया, 2 मेसमैन आ गए, खाना लोगों को सही मिल रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन सही हो रही है, डेक की मेंटेनेंस हो रही है, डेक पे काम ठीक चल रहे हैं, वेसल इज रेडी फॉर द नेक्स्ट पोर्ट और प्रीवियस पोर्ट। ये सब चीफ ऑफिसर और चीफ इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। और ऑफ कोर्स देन इंचार्ज इज द कैप्टन, यानी कि मास्टर, वो ऑफ कोर्स उसका कोई डिपार्टमेंट नहीं होता, ही इज द कैप्टन ऑफ द वेसल और फिर हर चीज़ की जिम्मेदारी उस पर डायरेक्टली आ ही रही होती है। तो दोज आर द एक्चुअल 2 डिपार्टमेंट्स। सर, हमारे यहाँ ये तासुर है कि जो बहरी जहाज़ का अमला होता है, बहरी जहाज़ का कैप्टन होता है, वो 6 माह ड्यूटी पर होते हैं और 6 माह घर होते हैं। सर, आपकी क्या रूटीन है? 6 माह काम और 6 माह छुट्टी बहुत पहले होती थी, फिर हम लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि 6 महीने बहुत लंबे हैं, बल्कि उससे पहले तो साल होता था कॉन्ट्रैक्ट। 9 महीने आप जहाज़ पे नौकरी करते थे, कुछ महीने छुट्टी करते थे। अब चीज़ें काफ़ी बेहतर हो गई हैं, अब हम लोग 4 महीने नौकरी करते हैं, 2 महीने छुट्टी करते हैं, 4 on 2 off। ये है बाय लॉ, लेकिन पर्सनल फ्रंट पे मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जितना अरसा जहाज़ में रुकूँ उतना ही अरसा घर पे रुकूँ। अगर मैं 4 महीने जहाज़ पे रहता हूँ तो 4 ही महीने घर रुकता हूँ। तो अब चीज़ें इस लिहाज से भी थोड़ी बेहतर हो गई हैं। सर, हमारे यहाँ ये भी तासुर पाया जाता है कि जब आप लोग सफ़र पर निकलते हैं, ड्यूटी पर जाते हैं, तो आपका तमाम लोगों से राब्ता मुनक़ता हो जाता है, फैमिली से, दोस्तों से, सब लोगों से, और सिर्फ आप और पानी ही रह जाता है। सर, क्या वाक़ईतन ऐसा होता है कि राब्ता ख़त्म हो जाता है सबसे? पहले किसी ज़माने में ऐसा ही होता था कि आप पोर्ट से निकले तो आपका दोबारा राब्ता तब तक नहीं होगा जब तक आप पोर्ट पे नहीं पहुंचेंगे। फिर अगली पोर्ट से आप ख़त भेजते थे, टेलीफोन आए तो लोग टेलीफोन करते थे। खैर, वो हमसे बहुत पहले की बात है, हम लोग जब आए तब तो ऑलरेडी इंटरनेट शुरू हो चुकी हुई थी कहानी।
तो अब तो ऑलरेडी मैं समंदर में हूँ, मेरे हाथ में आप फ़ोन ही देख ही रहे हैं। ऑफ कोर्स इस वक्त ये कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट से, लेकिन मैं अंदर जाऊँगा तो हमारा वाईफाई सिस्टम चल रहा है, सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है। तो हम ऐसी कोई बात नहीं, हम लगातार अपने घर वालों से इन टच होते हैं, राब्ते में होते हैं, हम उनसे बिल्कुल कट ऑफ नहीं होते, हमारा राब्ता उनसे होता है। तो पहले किसी ज़माने में होता था, अब ये नहीं होता। थैंक यू वेरी मच फॉर होस्टिंग मी ऑन दिस शो। और आप प्लीज़ अपने व्यूअर्स को, अपने सब्सक्राइबर्स को ये कहिएगा ज़रूर कि मेरा फेसबुक पेज और मेरा यूट्यूब चैनल दोनों को विजिट करें। आई होप उनको सिर्फ इन्हीं सवालों का नहीं, अपने बहुत सारे दूसरे सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। Until the next time, this is Captain Zahid Nisar from Orange Shorts और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। अभी आप बहरी जहाज़ में हैं और आप सफ़र कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखें। और आपने ये जो सारे जवाबात दिए, मुझे लगता है ये देखने वालों को ये वो तमाम मालूमात थी जो आज से कबल बहुत कम सुनने को मिलती है, और अगर मिली भी होगी तो आपके ही प्लेटफॉर्म जो कि ऑरेंज शॉर्ट है वहीं से हमें देखने को मिलती है। सर बहुत शुक्रिया दोबारा आपके कीमती वक्त का। अपना ख्याल रखिएगा और इसी पर अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।